नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल जब हम परीक्षा की बात करते हैं तो हमारे जहन में वो विद्यार्थी याद आते हैं जो बहुत तनाव में रहते हैं, जिनको लगता है कि साल के अंतिम समय में जो मार्च अप्रैल आता है उसमें उनकी परीक्षा होगी और उन्होंने साल भर जो कुछ मेहनत की है उसका प्रतिफल परीक्षा में दिखेगा। परीक्षा आते ही हम देखते हैं कि मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है। हम ये भी देखते हैं कि जो माता पिता हैं जो साल भर उस तरह से सतर्क सजग नहीं रहते, वो परीक्षा के समय अचानक से सतर्क और सजग होते हैं और पूरा दबाव जो है विद्यार्थी पे डालते हैं कि वो किसी भी तरह पास हो। अभी इधर के दिनों में हर माता पिता की ख्वाहिश है कि जो उसका बच्चा है वो अव्वल आए और वो 100 में 100 नंबर लाए, पर ये संभव नहीं है कि बच्चा 100 में 100 नंबर लाए। हर बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग तरीके से वो रटता है। हमारी पूरी परीक्षा पद्धति में इसको लेकर बहुत तरह की बातचीत हुई है। कभी बस्ते का बोझ कम करने को लेकर बात हुई है, कभी नई शिक्षा में बहुत सारी बात हुई है, व्यवहारिक परीक्षा की बात हुई है, सेमेस्टर सिस्टम की बात हुई है। बावजूद इसके जो वार्षिक परीक्षा है, चाहे वो 10वीं बोर्ड की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, परीक्षा का तनाव बच्चों पे बहुत रहता है और ये तनाव में माता पिता की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि जब परीक्षा में बच्चा अच्छा नहीं कर पाता और रिजल्ट ख़राब आता है तो बहुत सारे बच्चे किन्हीं भी माता पिता के डर से या लोग क्या कहेंगे इसके डर से या भीतर का एक भय है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या करते हैं। हम देखते हैं कि इधर के दिनों में जो स्कूल में जिस तरह से गंभीरता नहीं होती, कोचिंग क्लास में बहुत भीड़ लगी रहती है। बहुत सारी कोचिंग क्लास में लोग अलग अलग जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे के शहर हैं जिन्होंने कोचिंग के रूप में, जैसे कोटा ने अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाई है और कोटा फैक्ट्री नाम की फिल्म जो आई थी उसने बताया कि कितना दबाव बच्चों पे होता है। तो अभी चूंकि परीक्षा का समय आ रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कोई अवसर ऐसा नहीं छोड़ते। मन की बात के जरिए उन्होंने बहुत सारे विषयों को छुआ। अब उन्होंने परीक्षा पे चर्चा, इसमें उन्होंने बच्चों को भी लिया, माता पिता को भी लिया और शिक्षकों को भी लिया और इस पूरी बातचीत में 2 करोड़ से ज़्यादा जो हैं छात्र जुड़े, 14 लाख से ज़्यादा टीचर जुड़े और करीब 5.5 लाख से ज़्यादा अभिभावक जुड़े और उन्होंने उनको संबोधित किया, वर्चुअल संबोधित किया। कुछ लोग थे तो ये बातचीत में उन्होंने बहुत सारे टिप्स दिए जो कि हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत सारे लोग जो भी मोटिवेटर हैं, वो हैं, स्कूल के टीचर हैं, घर के अभिभावक हैं, मिलने जुलने वाले हैं, वो बच्चों को बहुत सारी टिप्स देते हैं और बच्चों को बताते हैं कि उनको परीक्षा में किस तरह से काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, उनका विषय क्षेत्र ऐसा होना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि हम सारी परीक्षाएं अंततः वो जाती कहाँ हैं। जैसे हम कहें कि सारी नदियाँ अंततः समंदर में जाके समाहित होती हैं, तो बच्चे जो हैं उनके माता पिता जो फोकस करते हैं वो कहते हैं कि 10वीं बोर्ड में टॉप कर ले, 12वीं में टॉप कर ले, फिर उसके बाद वो IIT में चले जाए, मेडिकल में चले जाए या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में उसका हो जाए जहाँ से बाद में उसको बड़ा पैकेज मिले और या तो विदेश जाने का अवसर मिले। पर ये सब बच्चों के लिए संभव नहीं होता। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बहुत सारे अभाव में रहते हैं। सरकार ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम के जरिए एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया है और हम देखते हैं कि गांव-गांव में अब लड़कियां भी लड़कों के बराबर इससे पढ़ रही हैं और लड़कियां कई बार लड़कों से ज़्यादा बाजी मारती हैं। बावजूद इसके अभी सब जगह उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए जैसा कि समग्र शिक्षा की कल्पना है या बच्चे के सर्वांगीण विकास को लेकर सोचा गया है। पर चूँकि अभी भी कई जगह तिमाही परीक्षा होती है, 6 होती है, दूसरी जगह कहते हैं कि सेमेस्टर में परीक्षा होती है, पर अंततः सबसे ज़्यादा दबाव वार्षिक परीक्षा का होता है और वो भी बोर्ड की परीक्षा का होता है। तो ऐसे समय देश के प्रधानमंत्री ने जो बहुत सारे टिप्स दिए हैं उसमें उन्होंने जो बात कही है वो इस बात पे कुछ बड़ी बात भी है। वो कहते हैं कि रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड माता पिता ना बनाएं। दरअसल जब हम देखते हैं कि बहुत सारे माता पिताओं से हम जब मिलते हैं तो वो बच्चे को इस तरह से बताते हैं कि बच्चे को पोइट्री भी आती है, बच्चे को ये भी आता है, बच्चा हमारी अपनी क्लास में टॉप आता है, बच्चे ने ये रैंकिंग किया है और वो सुबह से शाम तक बच्चे को उसी में चकरगिन्नी बनाए रहते हैं। बच्चा भी बहुत जो उसकी प्रतिभा है वो कहीं एक तरफ जाती है। हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे टैलेंट शो आ रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे माता पिता बच्चों को झोंक रहे हैं। वो चाहते हैं पढ़ाई भी करे और इधर अपना टैलेंट भी दिखाए और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सेलिब्रिटी की तरह
पूरे मोहल्ले में, कॉलोनी में, कैंपस में जाना जाए। अब अगर बच्चा औसत से पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है तो स्कूल भी उसको स्पेयर नहीं करते। हमने पिछले सालों में देखा है कि स्कूल में 9वीं में जो बच्चा अच्छा नहीं करता उसको 10वीं में एडमिशन नहीं मिलता, जो बच्चा 11वीं में अच्छा नहीं करता उसको 12वीं बोर्ड से निकाल देते हैं। ये भी हमने देखा है, क्योंकि स्कूलों का भी ये दबाव है कि बच्चे अच्छे नंबर से पास हो। और जो बच्चे पास होते हैं हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के पोस्टर लगते हैं, तो कोचिंग क्लास इस बात का श्रेय लेती है कि ये बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े थे इसलिए ये मेरिट में आए। इसी तरह बहुत जगह ये होता है और माता पिता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परीक्षा पे चर्चा के दौरान ये कहना पड़ा कि बच्चे रील ना देखें या ना बनाएं। नींद बहुत ज़रूरी। हम देख रहे हैं कि हमारी पूरी पीढ़ी तकनीक के साथ है। अभी बच्चों का सोना, जो रात में जगना, सुबह देर तक उठना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख़ास करके स्कूल के बाद जो कॉलेज के बच्चे हैं उनकी पूरी दिनचर्या बदल गई है। अभी बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि रील बनाते हैं, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। और अभी जब कोरोना काल आया था तो जब डिस्टेंस पढ़ाई की बात हो रही थी तो बच्चों को सबके माता पिता ने भी मोबाइल दिया और सरकारों ने भी भर भर के कहीं पे टैबलेट बांटा है, कहीं मोबाइल बांटा है। तो नई तकनीक के साथ बच्चों को जोड़ने की बात करते हैं, पर जो मोबाइल बच्चे के हाथ में है वो ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई के ही काम आए। उसमें चूँकि अथाह जानकारी है, सही गलत सब कुछ है। तो ये भी एक तरह से जो है वो जिस रील की बात कर रहे हैं मोदी जी, वो मोबाइल जो है वो बहुत तरह से एक घातक तरीके से भी काम आ रहा है। इसलिए वो यदि कहते हैं कि घर में 9 गजट जोन बनाएं, तो ये कैसे संभव है? जब 9 गजट जोन, मुझे लगता है कि ये कल्पना भर है। हम घरों में देख रहे हैं कि इतने, हर घर में बच्चों के पास अलग मोबाइल है, माता पिता के पास है, एक की जगह 2-2 मोबाइल हैं। मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है, तो सब कुछ लेके, कंप्यूटर लेके बैठे हैं और सबका अपना अपना एक कोना है, सबकी अपनी एक निजता है। और उस कंप्यूटर में, उस मोबाइल में वो घुसे हुए हैं और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो बच्चे थोड़े सजग हैं उस मोबाइल का, गजट का इस्तेमाल वो अपने शिक्षा के विस्तार के लिए करते हैं, जानकारियों के लिए करते हैं। पर बहुत सारे बच्चे उस मोबाइल से मनोरंजन जो उसमें उपलब्ध है और तरह तरह की उल्टी सीधी जानकारी है वो उसमें उलझे रहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से ये सचेत किया है। वो कह रहे हैं कि लिखने की प्रैक्टिस करें। परीक्षा में जो आदमी जल्दी जल्दी लिखता है और सोच के लिखता है, परीक्षा में, चूँकि हमारी परीक्षा प्रणाली ही है, हम उसको लाख कोसें, पर आप जब परीक्षा हाल में 3 घंटे के लिए होते हैं तो आपकी सारी प्रतिभा इस पे होती है कि आपने जो कुछ याद किया है वो आपको वहाँ पर लिख पा रहे हैं कि नहीं और किस गति से लिख रहे हैं। इसलिए यदि प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्स दे रहे हैं कि लिखने की प्रैक्टिस करें। वो कह रहे हैं कि टीचर के लिए, वो कह रहे हैं कि टीचर जो हैं का काम नौकरी बदलना नहीं बल्कि छात्रों का जीवन बदलना। दरअसल इस देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां शिक्षक की, शिक्षाकर्मी के लिए इतने आंदोलन होते हैं टीचर बनने के लिए, क्योंकि सवाल ये है कि लोगों को नौकरी चाहिए। जो पढ़ के निकल रहे हैं उनको लगता है कि हमको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, क्योंकि नौकरी का बहुत अभाव है। और कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है और निजी क्षेत्र में उस तरह से नौकरियां सृजित नहीं हुई जिसकी अपेक्षा थी। प्रधानमंत्री ये तो कह रहे हैं कि टीचर का काम क्या है, पर टीचर भी तो इस समाज का हिस्सा है। और जो शिक्षाकर्मी बन रहा है या जो अस्थायी टीचर बन रहा है वो ये सोचता है कि मैं इसको नौकरी की तरह करूं क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की है मेरा घर इससे चलेगा। तो बहुत, जब हम आदर्श की बात करते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे समाज जीवन में क्या स्थितियां हैं। क्या हमारे समाज जीवन में सिर्फ आदर्श की स्थितियां या व्यवहारिक कठिनाई है। वो कह रहे हैं कि अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों पे ही ना फोकस करें, बाकी सब पे करें। मैं आपसे स्कूलों की बात कर रहा हूँ। स्कूलों में तो अब क्लास ऐसे बनते हैं, कोटा में और बाकी जगह भी ये हो गया है कि बच्चे की रैंकिंग के हिसाब से उसको सेक्शन अलॉट होते हैं और हर 2 महीने की परीक्षा के बाद उसका सेक्शन बदलता है कि उसकी अगर रैंकिंग अच्छी है तो उसी पे फोकस होता है। और लोग, स्कूल भी उस जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाते हैं कि जैसे वो बच्चा ना हुआ, वो जीतने वाला घोड़ा है। जो बच्चा बहुत अच्छा करता है टीचर उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनके सेक्शन भी अलग कर देते हैं। और जो थोड़े कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको एक तरफ ढकेल देते हैं कि इन पे ज़्यादा मेहनत करने से गधों को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। ये एक तरह की बातचीत करते हैं। तो ये भी हमारे समय की सच्चाई है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने इन छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों का ध्यान केंद्रित किया है और बताया है, पर हम व्यवहारिक जीवन में कितना जो है वो अपनाते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शिक्षक अपने छात्र की बात को अच्छी तरह से सुने और उनकी जिज्ञासा और प्रश्नों का सही जवाब दें। टीचर बहुत सारे उन बच्चों को पसंद नहीं करते जो सवाल करते हैं।
और पूरे देश में क्यों, टीचर ही क्यों, हमारे देश का एक कल्चर है कि अब सवाल करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जो लोग सवाल पूछते हैं वो लोगों को अच्छे नहीं लगते। लोग समझते हैं कि आप सवाल मत करो, चाहे कोई भी आपके आजू बाजू कुछ भी घटित हो रहा हो। यदि आपने लीक से हटकर सवाल किया, कुछ जिज्ञासु सवाल किए, कुछ आपने वैज्ञानिक चेतना से लेस सवाल किए, तो आप पे लोग चढ़ बैठेंगे। लोग कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हमारे देश में किताबें पढ़ने से ज़्यादा पूजने के काम आ रही धार्मिक किताबें, वो उसको पढ़ नहीं रहे, लोग पूज रहे हैं। और बहुत सारे अज्ञानी लोग ज्ञान की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बाबाओं को हम देखते हैं कि उल जलूल बात करते हैं। उनके सामने एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर, एक टीचर हतप्रभ है, चमत्कृत है कि ये क्या बकवास कर रहा है, पर यदि ऐसा बोलेंगे तो लोग उन पर चढ़ बैठेंगे। पर एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे समय अपने को ठगा सा महसूस करता है। तो ये जो हमारे देश में मंडन मिश्र की परंपरा थी कि हम सवाल पूछते थे, वो सवाल पूछना धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो एक बच्चा स्कूल में सवाल पूछता है तो कई बार टीचर को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको सवाल पूछना चाहिए। तो ये एक ज़रूरी बात है कि मुझे लगता है कि हर आदमी को जो डेमोक्रेसी में उसको सवाल पूछने का हक है, उसने यदि वोट दिया है तो उसको बहुत सारे प्रश्न करने का हक है। पर वो किस तरह से प्रश्न कर रहा है ये लोगों को चुभता है। कि वो अगर कुछ ऐसा प्रश्न करता है तो ये बात आती है कि ये मत कहो बादलों में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो दरअसल जब आप सवाल पूछते हैं, और इसकी शुरुआत बचपन से होती है, जब हम बचपन में जिस तरह से तैयार होते हैं उसी तरह हम नागरिक बनते हैं। तो अगर हमारे टीचर हमारे सवाल पूछने की आदत को प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो भीतर का मन है वो बहुत सारी चीज़ों को सोचेगा। अभी प्रधानमंत्री ने एक बात ये भी कही कि हमने जो कोरोना के समय ताली थाली बजवाई थी वो सामूहिक जनशक्ति जागे, इसके लिए हमने ये किया था। अभी ये सामूहिक जनशक्ति जागने के बहुत सारे उपक्रम भी हैं। हमको लगता है कि हमारे देश में जैसे स्वच्छता अभियान था, साक्षरता अभियान था, और बहुत सारे अभियान हैं कि इस सामूहिक जनशक्ति किन किन मुद्दों पे जगाना है। इसका भी एक बार मुझे लगता है कि पूरे देश को इसका एजेंडा तय करना चाहिए कि हाँ, हम सामूहिक जनशक्ति किस चीज़ में जगाना चाहते हैं, और जगाएंगे तो क्या वैज्ञानिक चेतना से लेस होकर जगाएंगे, क्या हम जो बात कह रहे हैं जिसको लोग लाखों लोग जो फॉलो करते हैं। इस समय प्रधानमंत्री देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों का असर लोगों पे बहुत होता है। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह स्वच्छता अभियान की बात की, उसी तरह अगर वो तय करते हैं कि इस इंडिया का 2024 में बैठे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि अब आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, तो हम कौन सी सामूहिक जनशक्ति जागृत करना चाहते हैं, हम देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये भी एक मुझे लगता है कि एक अवसर है जिस पर कभी प्रधानमंत्री अगर मन की बात करें और कहें कि सामूहिक जनशक्ति हम इन मुद्दों पे जागृत करना चाहते हैं और उसका तरीका हमारा इस तरह से होगा, तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं बात होगी। वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स की बातों का बच्चे पालन करें। बहुत सारे बच्चे माता पिता की बातों का पालन करते हैं, पर अब धीरे धीरे चूंकि पीढ़ियां बदल रही हैं तो बहुत बार मतभेद भी हमको दिखता है कि जो है बच्चों के बीच में वो होता दिखाई देता है। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि भाई बहन के बीच में विकृत मानसिकता का जो तनाव पैदा करते हैं वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री। हमारे देश में बेटे बेटी में बहुत फ़र्क होता है, ये हमको नहीं करना चाहिए। यदि हमारी बेटियां बहुत अच्छा पढ़ रही हैं तो हमको उनको आगे ले जाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे बेटी के काम में हाथ नहीं बटा रहे तो हमको टोकना चाहिए, और उनके बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर विकृत प्रतिस्पर्धा होगी, हम एक दूसरे को लैंगिक कारणों से जांचेंगे या समाज में जो कुछ हो रहा है उससे जांचेंगे, तो ये मुझे लगता है कि एक ख़राब बात है, जिसकी ओर प्रधानमंत्री ने चाय पे जो चर्चा की है परीक्षा को लेकर, उसमें इन्होंने ये मुद्दे उठाए। तो ये निश्चित रूप से जो अभिभावक हैं वो उनको जाना चाहिए परीक्षा के समय अगर बच्चों में तनाव हो रहा है तो उनको मनोचिकित्सक से बात करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक से बात करना चाहिए, आसपास के लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे नंबर 1 नहीं आ सकते। कोई नंबर 1 आएगा, कोई नंबर 2, नंबर 3, तो अलग अलग तरह से बच्चे आएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको कितना समझ पा रहे हैं, ये भी माता पिता को देखना चाहिए कि उनके स्कूल में आज जो पढ़ाया गया या जो कुछ उनको पढ़ाया जा रहा है वो कितना समझ रहे हैं, उनका आस पड़ोस कौन सा, उनके दोस्त यार कैसे हैं, वो जिस तरह के सवाल कर रहे हैं, जिनके बीच रहते हैं। ये बहुत सारी बातें यदि मुझे लगता है कि केवल परीक्षा के लिए समय नहीं, परीक्षा के पहले से भी यदि माता पिता अपने बच्चों के साथ
दोस्त की तरह रहें, उनकी बातें सुनें, उनको समझें, उनकी प्रतिभा को समझें, उनकी कमियों को समझें, उनकी अच्छाई को समझें, तो परीक्षा में जो तनाव होता है वो कम होगा। चाहे वो कितना ही नंबर लाए, पर अगर वो बच्चा परीक्षा में अपेयर हुआ है तो ये बड़ी बात है। पास फेल होना एक अलग बात है, पर बहुत सारे लोग जो परीक्षा में पास नहीं हुए, जिन्होंने बहुत डिग्री नहीं ली, वो लोग भी जीवन में बहुत बड़ा बड़ा करते हैं और बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। तो ये केवल नहीं है कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे तभी आप शीर्ष पे पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग जो स्कूल कॉलेज में बहुत पीछे होते हैं पर जीवन में बहुत आगे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये परीक्षा पे जो चर्चा है, ये इस बहाने हमको अपने आसपास पे भी चर्चा करना चाहिए, हमको स्कूलों की स्थिति पे भी चर्चा करना चाहिए, शिक्षकों के एनवायरनमेंट पे भी चर्चा करना चाहिए, उनकी सुविधाओं पे भी चर्चा करना चाहिए और किस तरह का माहौल शिक्षा में हो रहा है, हमको इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। मैं प्रधानमंत्री जी ने चूँकि इस विषय को गंभीरता से लेकर इस पर चर्चा की और बड़े समुदाय से की है, तो प्रधानमंत्री की अपील लोगों तक जाएगी और निश्चित रूप से इस वाली परीक्षा में माता पिता, शिक्षक और बच्चे अपने पे कम तनाव महसूस करेंगे। नमस्कार।